तब उस वक्त जो थे इन्होंने तांबे आदि के सिक्के जो बनाए थे, उससे जो था जो राज्य में नकली सिक्के बनाने का जो प्रचलन था वह भी बहुत अधिक बढ़ गया था और इन सिक्कों की जो थी भरमार हो गई थी। विदेशी व्यापारियों ने इन मुद्राओं को लेना बंद कर दिया था और सुल्तान को सांकेतिक सिक्के बंद करने पड़े थे, जिससे जो था उस समय उसको भारी नुकसान हुआ था। ठीक है, और उसके जो शासनकाल था उसमें विद्रोह का अधिक आगाज़ होने लगा था। उससे सभी से व्यथित होकर जो तुगलक थे बीमार हो गए और सन 1315 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आता है आपका तैमूर का आक्रमण। तो तैमूर एक मंगोल शासक था, वह मध्य एशिया की बहुत ही शक्तिशाली शासक था और उसने भारत पर आक्रमण किया एवं दिल्ली को लूटा। सन 1414 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात खिलजी खान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। उसके बाद आ जाती हैं आपकी रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के बजाय अपनी पुत्री रजिया को अपने उत्तराधिकारी घोषित किया था। रजिया एक नेक और योग्य शासिका थी। उसने 4 वर्ष की अल्पायु यानी 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक कुशलतापूर्ण शासन किया था। उसे उसके विद्रोहियों ने मार डाला था। फिर आ जाता है आपका खिलजी वंश। तो बालवन के उत्तराधिकारी बहुत निर्बल माने कमज़ोर थे। बलबन का पोता इस वंश का अंतिम शासक था, जिसने सन 1290 ईस्वी में मौत के घाट उतार कर इस वंश का जो था अंत कर दिया गया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सन 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बना और उसने शक्तिशाली सेना के बल पर सन 1297 ईस्वी में गुजरात और मालवा, 1301 ईस्वी में रणथंभौर और सन 1303 ईस्वी में मेवाड़ में चित्तौड़ के किले पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का विस्तार कर अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। उसने सीरी नाम का नगर बसाया तथा हौज खास बनवाया था। सन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो था वह स्वर्ग सिधार गया था। उसके बाद आता है सैयद वंश, जिसका शासनकाल था सन 1414 ईस्वी से लेके 1451 तक। तो सन 1414 ईस्वी में खिलजी खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। इस वंश के शासकों ने मात्र 38 वर्ष ही दिल्ली एवं उसके निकटवर्ती भागों पर शासन किया था। उसके बाद आ जाता है हमारा लोधी वंश, जिसका शासनकाल 1491 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। तो लोधी शासक ने सल्तनत को नियंत्रण में करने का पूरा प्रयत्न किया था। उसने विद्रोही गवर्नरों की शक्ति को भी कम करने की कोशिश की थी। सिकंदर लोधी की लोकप्रियता हासिल करने के लिए उसने कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए थे। उसने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मूल्य पर नियंत्रण तथा मूल्य कम करने की जो थी वह कोशिश की थी। सन 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को पराजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो था बाबर ने भारत में एक नए राजवंश की स्थापना की, जो कि मुगल वंश के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। अब आता है दिल्ली सल्तनत के जो पतन थे उसके क्या कारण थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत 300 वर्षों के अंदर ही समाप्त हो गई थी। इस दौरान इस पर 5 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया था। इस सल्तनत के पतन के जो कारण थे वह निम्न थे। जैसे इन सुल्तानों ने शक्ति के बल पर विजय पाई थी, वह यहाँ की जनता पर विश्वास तथा दिल पर कभी भरोसा नहीं जीत सके थे। अधिकतर सुल्तान विलासी थे, अयोग्य तथा कमज़ोर थे तथा उनके सरदार भी उनके प्रति वफादार नहीं थे। उस समय के सामंत अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन केंद्र हमेशा कमज़ोर ही रहा था। अब आगे आ जाता है कि सल्तनत कालीन में जो प्रशासन था, जो सामाजिक स्थिति थी एवं सांस्कृतिक दशा थी वह किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले आ जाता है कि प्रशासन, उस समय का प्रशासन कैसे था। दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वह सुल्तान कहलाता था। वह शासन की धुरी होता था तथा सुल्तान बनने की प्रथा जो थी वह वंशानुगत थी, यानी वंश के आधार पर चलती थी। कभी कभी सिंहासन हथियाने के लिए हिंसा और तलवारों का सहारा भी लिया जाता था। सुल्तान साम्राज्य के संपूर्ण प्रशासन का संचालन करता था तथा वह इस कार्य में अपने विश्वासपात्र अधिकारियों का भी सहयोग लेता था। सुल्तान के बाद सरदार और उलेम होते थे, जो सुल्तान की निरंकुशता पर अंकुश रखते थे। यह लोग प्रशासन की नीतियों का निर्धारण भी करते थे। इस समय की शासन व्यवस्था में 4 विभाग बड़े महत्वपूर्ण समझे जाते थे, जो थे दीवाने विराजत। इसका मतलब होता है इसका अध्यक्ष जो था वजीर होता था तथा इस विभाग का कार्य सामान्य प्रशासन को देखना होता था। फिर आ जाता है हमारा दीवाने अर्ज, यह सेना से संबंधित व्यवस्थाएं देखता था। फिर आता है दीवाने इंशा, यह राज्य सर पत्राचार की व्यवस्था देखता था। उसके बाद आ जाता है हमारा दीवाने रिसालत, यह विभाग धर्म संबंधी मामलों को देखता था। अब आ जाता है हमारा कि उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी।
तो बहुसंख्यक जो जनता थी उस समय हिंदू थी, शासक जो थे मुस्लिम थे, जो शिया एवं सुन्नी दो संप्रदायों में विभक्त थे। राज्य में हिंदुओं का कोई भी सरकारी पद नहीं दिया जाता था और उन्हें प्रलोभन देकर मुसलमान बनाया जाता था। उन्हें जजिया कर भी देना पड़ता था। हिंदू समाज जातियों और उपजातियों में विभाजित था। मुस्लिमों के संपर्क में स्त्रियों की जो दशा थी वह अत्यंत दयनीय हो गई थी। पर्दा प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह आदि उनकी निम्न दशाओं के कारण थे। अब आ जाता है हमारा भाषा एवं साहित्य की। भाषा और साहित्य वहाँ कैसे थी? सल्तनत काल में सरकारी कार्य फारसी भाषा में किए जाता था। जो विद्वान थे वह हिंदू की भाषा संस्कृत थी। अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी प्रचलन में थी। अनेक संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद प्रादेशिक भाषाओं में भी किया गया था। उस समय जो थी उर्दू भाषा का विकास हो रहा था, जो हिंदी और फारसी भाषा का मिश्रित रूप थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कला एवं स्थापत्य। इस काल में जिस कला और वास्तुकला का विकास हुआ था उसे हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकला कहा गया था। इस काल में दिल्ली में बनी कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार थी। कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। इस काल की इमारतों को बनाने में सही अनुपात पर गौर नहीं किया गया है। पत्थरों तथा ईंटों से निर्मित इमारतों में भव्यता का अभाव पाया गया है। तो बेटा इस लेसन में थे जो आपके ये मेन 5 जो वंश थे जिन्होंने उस समय यहाँ पर हमारे भारत पर अपना राज्य किया था, उसके बारे में बताया गया था कि कौन से वंश ने कितने समय तक यहाँ पर शासन किया था, कि और किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई थी। उस समय का जो प्रशासन था वह किस तरह का था, भाषा और साहित्य किस प्रकार थी, वह आप सबको बता दिया गया है। और अब इस लेसन से जो भी आपका वर्क है वो आपको PDF से दे दिया जाएगा। बाकी जब आप लोग इस लेसन को एक बार रीडिंग करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा।